जय हिंद। तो देखते एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है पीएफ, जिसमें बहुत सारे पीएफ पढ़ेंगे, जैसे ईपीएफ पढ़ेंगे, पीपीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, एनपीएस, ग्रेटिट्यूटी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कॉमन टॉपिक है जो कि हर सिटीज़न को अवेयर होना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या ये टॉपिक, ठीक है, ये करके समझते हैं। पीएफ जो है ना, बेसिकली होता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट का मतलब है कि प्रोविडेंट का मतलब होता है पैसा जमा करना। प्रोविडेंट फंड की जहाँ पे आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। जैसे हम बच्चे होते थे तो हम सब ने, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की, तो हम मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ने ज़रूर गुल्लक में अपने पैसे इकट्ठा किए होंगे। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये बड़े लोगों का या फिर जो जॉब करते हैं उनका ये गुल्लक होता है पीएफ। जैसे एक बच्चे के लिए उसका गुल्लक होता है, उसी तरीके से पीएफ बड़ों का गुल्लक होता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रोविडेंट फंड की कुछ खासियत होती है, कुछ फीचर्स होते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बहुत मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक इसको आप सेव कर सकते हैं। जैसे हमारा गुल्लक होता है, हम उसमें पैसे डालते जाते हैं। कुछ लोग फोड़ के निकाल लेते हैं जल्दी, उनको ज़रूरत होती है तो, और कुछ लोग उसमें से बस ऐसे झाड़ के निकाल लेते हैं ना, और बाकी रहने देते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, ये नहीं कि डाला और बस 1 महीना हुआ, 2 महीना निकाल लिया, नहीं, ये थोड़े लंबे टाइम तक, मतलब सोशल सिक्योरिटी है ना, तो लंबे टाइम तक चलेगा ही। रिस्क फ्री होता है, कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट इंश्योर होता है। एंड ज़्यादातर लोग इसमें रजिस्टर करते हैं, मतलब कहने का मतलब है ज़्यादातर लोग इससे जुड़े हुए होते हैं, तो फ्रॉड होने का सवाल नहीं है। और सबसे मेन बात है कि गवर्नमेंट से लिंक्ड होता है ये, एंड शेयर मार्केट डायरेक्टली गवर्नमेंट से लिंक्ड होता है, बल्कि गवर्नमेंट ही इसको मेक श्योर करती है। शेयर मार्केट, जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि शेयर मार्केट अगर चाहे तो किसी को एक दिन में राजा बनाए, एक दिन में भिखारी बनाए। एक दिन क्या, 1 घंटे में कर सकती है, 1 सेकंड में कर सकती है। तो एक तरीके से ये जो होता है पीएफ, वो सेफ़ है, ना कि शेयर मार्केट की तरह रिस्की है, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर हम कुछ देखें, 2 तरीके पीएफ मैंने आपको बताए थे, प्रोविडेंट फंड। देखिए, पीएफ के साथ ये बस जुड़े गए हैं जो आगे वाली टर्म्स है, बाकी पीएफ एक ही होता है, उसका मतलब एक ही होता है। तो मतलब समझ जाइएगा, आपकी बात हो रही है पीएफ की ही, बस जो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है इसके वजह से थोड़े से वर्ड जिसमें ऐड हो गए हैं। तो पीएफ के साथ क्या वर्ड है वो ऐड हुए, ईपीएफ, और दूसरा है पीपीएफ। तो ईपीएफ की अगर बात करें, फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और वही अगर पीपीएफ की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहले ईपीएफ समझ लेते हैं। ईपीएफ जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जिनकी नौकरी है, जैसे जो मतलब लिटरेट पीपल हैं, उनको ही हम कहेंगे एम्प्लॉय। क्योंकि जो इलिटरेट होते हैं वो लेबर, फार्मर, इन सब चीज़ों के काम करते हैं, तो उनको हम एम्प्लॉय नहीं बोलते, उनको हम लेबर ही बोलते हैं या फार्मर्स बोलते हैं, राइट। तो ये जो ईपीएफ होता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो लोग लिटरेट होते हैं, जो ऑफिस लेवल पे काम करते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। वेराज जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, ये हर आम आदमी का होता है, लेबर हुआ या कोई स्वीपर है या फार्मर्स हैं या कोई भी, हर कॉमन पब्लिक के लिए होता है। वैसे ये पढ़े लिखे लोग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए होता है। कौन सा है? ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। 1952 में बनाया गया था ईपीएफ को, एंड ये कंपलसरी होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी ऑफिस में अगर 20 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो वहाँ पे ईपीएफ लागू होना 100% श्योर है, वहाँ पे करवाना ज़रूरी है। अब जैसे मैंने बोला था, एक गवर्नमेंट इसको संभालती है, तो ये तो बिल्कुल सेंसिबल बात है कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले उनका तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट जॉब्स वाले भी हैं, जैसे मान लीजिए टाटा ग्रुप्स में हो गया, माइक्रोसॉफ्ट में हो गया, एलजी कंपनी में हो गया, कहीं भी हो गया, जो मतलब हमारी कंपनी है इंडिया की, जो भी, एलजी तो हमारी कंपनी नहीं है, जैसे टाटा ग्रुप का ही आप एग्जांपल लीजिए। तो जो जो हमारी इंडिया की कंपनीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट भी हैं, तो वहाँ पे भी अगर 20 से ज़्यादा मेंबर है तो वहाँ पे ईपीएफ खुलवाना ज़रूरी है उस कंपनी के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्कूल खोल रहे हैं और अगर उसमें 15 से 17 टीचर्स हैं तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है ईपीएफ खुलवाना। लेकिन वही अगर आपके मेंबर 20 एंड 20 से ज़्यादा हैं तो इट इज़ कंपलसरी फॉर योर स्कूल, मतलब आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप हर एक एम्प्लॉय का ईपीएफ खुलवा के दें। इसके अलावा इसमें वर्कर एंड एम्प्लॉयज़ आते हैं। ईपीएफओ, इसका मिनिस्ट्री होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस, ये ऑफिस होता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो इनको संभालती है। एंड इस पर 12% जो इनकी सैलरीज होती है वो कट के इसमें सेव की जाती है ईपीएफ में,
जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है उसमें से 12% सैलरी काट के उनकी सेव की जाती है उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए, ठीक है। तो 1800 सैलरी मतलब उनकी काट के सेव की जाती है। और इंटरेस्ट अब रख रहा है सरकार बैंक में, तो इंटरेस्ट देगा ही ना। जैसे हम लोग रखते हैं, मान लीजिए 1 लाख रख लिया, इंटरेस्ट मिलने लगता है, 1 करोड़ रख लिया, इंटरेस्ट देती है बैंक। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो 12% जो सैलरी रखती है उसका इंटरेस्ट कितना देते हैं, 8 to 9% दिया जाता है। EPF के अंदर 8 to 9% इंटरेस्ट दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, सॉरी। और इसके अलावा जो मेच्योरिटी है, सेवानिवृत्त करते हैं इसको, और पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब कहने पार्शियल विड्रॉल का मतलब है कि हर 5 साल के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। 5 साल के बाद अब मान लीजिए किसी को इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है, शादी वादी आ गई, बेटा बेटी की, या किसी की भी भाई बहन की मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन इमरजेंसी, तो आप 5 साल के बाद इसको विड्रॉ कर सकते हैं EPF के अंदर से पैसे। डेप्ट लाइबिलिटी होता है, मतलब इस पर कोई भी लाइबिलिटी, कोई बर्डन नहीं होता है, बिल्कुल फ्री होता है, ज़ीरो होता है डेप्ट लाइबिलिटी। तो एक और प्रॉफिट है इसका, टैक्स फ्री होता है आफ्टर मेच्योरिटी टाइम, मतलब इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में रखिएगा, हमेशा रखिएगा कि EPF हो या PPF हो, है तो दोनों ही प्रोविडेंट फंड। तो इसमें 1 पर्सन 1 अकाउंट पूरे लाइफ टाइम के लिए। एक बार जिसका अकाउंट खुल गया, ऐसे कहते हैं ना कि जिस कंपनी में, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, जहाँ पे 20 से ज़्यादा मेंबर है, वहाँ पे खुलवाना अकाउंट कंपलसरी है EPF में। तो एक पर्सन का एक बार खुल गया, चाहे वो मान लीजिए कि कोई इंसान पहले 2 कंपनी ले लीजिए, एक कंपनी ABC है, एक BCD है। तो पहले कोई इंसान ABC में काम कर रहा था और वहाँ पे उसका EPF अकाउंट खुल गया क्योंकि उस कंपनी में 20 से ज़्यादा मेंबर थे, और वो मान लीजिए किसी कारण से वो छोड़ के वो दूसरी कंपनी में BCD में गया। तो अब यहाँ पे खुल गया तो वही उसका ट्रांसफ़र हो गया। जैसे हम लोग स्कूल से कैसे TC लेते हैं और दूसरे स्कूल में जब जाते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाता है ना, बार बार थोड़ी आपको, ऐसा थोड़ी है कि नया वाला स्कूल आपको TC बना के देगा। तो एक बार लाइफ टाइम में एक ही बार अकाउंट खुलता है, 1 पर्सन 1 अकाउंट, ठीक है। एंड इसीलिए इसको एडसेंस भी कहते हैं। एंड मोर देन लिमिट अगर मान लीजिए कि अगर आपको लिमिट से ज़्यादा, जैसे 12% यहाँ पे फिक्स किया गया है कि आप इसमें पैसा कटा सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा आपको कटाना है तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हैं। GPF, ये सरकारी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, एंड दूसरा होता है VPF, वर्चुअल प्रोविडेंट फंड। तो इसका मेक श्योर करती है PVT, एंड GPF सरकारी होता है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, तो सरकार इसको मेक श्योर करती है। एंड ये जो फोर्सेज वगैरह होते हैं, जो भी सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, उनको मेक श्योर किया जाता है। जैसे CISF वगैरह हो गए, सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, तो उसमें भी ये GPF वगैरह कटाया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर है कि EPF क्या होता है। आप चलिए समझते हैं कि PPF क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इससे एम्प्लॉयज़ आपको समझ में आ गया कि जो लोग एम्प्लॉय होते हैं, सिर्फ वही, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सबके लिए होगा। और ये आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, ठीक है। जिससे कहते हैं ना कि पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी, तो उसी तरीके से ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सिर्फ जनता के लिए। 1968 में स्टार्ट हुआ था ये, और ये 1952 में होता। तो पब्लिक PPF 1968 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शनल होता है ये कंपलसरी है। जहाँ पे 20 से ज़्यादा मेंबर, वहाँ खुलना ही खुलना है। ये ऑप्शनल, आपकी मर्जी है, करवाना करवाइए, नहीं करवाना आप पे कोई बर्डन नहीं है, टोटली यू विल। इंडिविजुअल इनकम पब्लिक बेसिस पे है, किसी का दबाव नहीं है, तो खुलवाना आपकी मर्जी है, नहीं है तो इंडिविजुअल होता है, ठीक है ना। अपने इनकम के हिसाब से जितना मर्जी कटवाइए, यहाँ पे तो फिक्स होता है। रेसिडेंट इंडिया का होना चाहिए वो इंसान, ये नहीं कि आउट ऑफ इंडिया, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया का होगा तो ही PPF में अपना अकाउंट बनवा सकता है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसका काम प्रोसीजर किया जाता है। और 500 इसमें कटवा सकते हैं आम लोग जो होते हैं। 1.5 लाख एनुअल, 500 से 1.5 लाख ये कटवा सकते हैं। 7 to 8% इनको इंटरेस्ट दिया जाता है, वेयर EPF में 9% दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेक श्योर करती है इनका भी, मतलब गवर्नमेंट संभालती है। मेच्योरिटी 15 ईयर यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जब तक सर्विस एंड ना हो जाए, EPF में सर्विस एंड होने के बाद तक देखा जाता है, वेयर PPF में 15 ईयर के बाद भी मेच्योरिटी किया जा सकता है, मतलब निकाला जा सकता है। पार्शियल विड्रॉल 5 ईयर, यहाँ पे 5 ईयर के अंदर निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी सेम रीज़न, मेडिकल, मैरिज, एजुकेशन, इमरजेंसी, इन सब कारण की वजह से आप बीच में निकाल सकते हैं आफ्टर 5 ईयर। डेप्ट लाइबिलिटी इसमें भी नहीं होती है, एंड टैक्स फ्री होता है ये भी आफ्टर मेच्योरिटी टाइम। और 1 पर्सन 1 अकाउंट, दोनों में एक बार खुल गया तो खुल गया, बार बार नहीं खुलता है, लाइफ टाइम होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, NPS। NPS जो है हमारा
नेशनल प्रोविडेंट सर्विस। इसका एज होना चाहिए 18 to 65 के बीच में। 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शनल होता है ये बिल्कुल, एंड इंडियंस के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि नेशनल है तो इंडियंस के लिए ही होगा। मेच्योरिटी 60 ईयर तक होती है, 60 साल तक आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ पार्शियल विड्रॉल होता है, इसमें भी 5 ईयर का। मतलब आप एक चीज़ देखिए कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे हर जगह पार्शियल विड्रॉल किया, मतलब हर 5 साल के बाद आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ रही है, पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, इमरजेंसी के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, आप निकाल के अपना यूज़ कर सकते हैं। एंड एक तरीके का सेविंग भी हो रहा है, जो नॉर्मली हम नहीं कर पाते। तो काफ़ी अच्छी एक स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा। लिक्विडिटी है जो बहुत लो होती है इसमें देखने को मिलती है। इन्वेस्ट जो है बॉन्ड प्लस एमएफ, म्यूचुअल फंड में भी सरकार इसको लगा देती है इन पैसे को। रिस्क जो है हाई रिस्क होता है इसके अंदर, एंड डेप्ट लाइबिलिटी ज़ीरो होती है इसकी भी, और टैक्स नहीं लिया जाता है इसके अंदर भी। एनपीएस के अंदर भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। ग्रेच्युटी की बात करें तो ये ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के हिसाब से की वजह से बना था। 5 ईयर इन सेम कंपनी। एक एम्प्लॉय को एक, इसका मतलब होता है जो बोनस वगैरह मिलता है ना, वही। तो एक अगर बोनस चाहिए तो एक ही कंपनी में आपको 5 साल टिके रहना ज़रूरी है, वरना बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पुराने एम्प्लॉय हो जाते हो। बोनस पुराने एम्प्लॉय को ही मिलता है। जैसे मूवीज़ वगैरह में भी आपने देखा ही होगा कि बोनस वगैरह देते हैं। तो 5 साल आप टिकेंगे एक ही कंपनी में, तो ही आपको ग्रेच्युटी मिलेगा या फिर बोनस मिलेगा। गवर्नमेंट और पीवीटी दोनों ही इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अगर 10 से ज़्यादा वर्कर है तो बोनस मिलेगा। ग्रेच्युटी जो है 15 दिन की सैलरी इसमें दी जाती है। जो बोनस होता है ना, 15 दिन का दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर निकालना है इसको, तो आपकी जितनी बेसिक सैलरी है वो प्लस DA मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 और अपॉन 26 डेज। संडे हटा दिया तो हॉलीडे हटा के तब 15 दिन की सैलरी दी जाती है एज अ बोनस या एज अ ग्रेच्युटी, ठीक है ना। एंड हर साल के आखिरी में दिया जाता है ये 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी। तो ये था आपका पूरा EPF के बारे में। आई होप इट्स क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।